हेलो स्टूडेंट्स। एसएसटी 6 क्लास जिसमें हम सिविक्स कर रहे हैं और सिविक्स का ये थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा। सरकार क्या है। लास्ट टाइम हमने कुछ एक्टिविटी, कुछ हमारे आसपास की जो गतिविधियां होती हैं उनसे हमने ये जाना कि वो ज़्यादातर गतिविधियां किसके द्वारा करवाई जाती हैं, सरकार के द्वारा। और इसी के तहत हमने सरकार के बारे में जाना कि सरकार क्या क्या काम करती है। अलग अलग तरह के वो हमने काम किए। अगर मुख्य रूप से काम देखें तो वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, ढेरों काम होते हैं सरकार के जो करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सरकार के स्तर कि लेवल कितने होते हैं। सरकार के 3 स्तर होते हैं, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद होता है हमारा राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रीय सरकार नहीं की बजाय वहाँ पर केंद्र सरकार बोला जाएगा, स्तर राष्ट्रीय होगा। ठीक है। और हमने भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल की। आगे आज का टॉपिक रहेगा सरकार एवं कानून, कि इनका क्या संबंध है और कैसे ये काम करते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। मतलब सरकार का एक मुख्य काम ये भी है कि वो कानून बनाती है लोगों के लिए। ठीक है। और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। मतलब उसके पास अगर कानून बनाने की ताकत है तो उसके पास ये भी ताकत है कि लोग लोग उस कानून को जरूर फॉलो करें। ठीक है, उसके पास इतनी पावर है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कह देगा कि मैं सरकार के इस कानून को नहीं मान रहा, ठीक है, मैं नहीं वो करूँगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। देखते होंगे आप बहुत बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पुलिस चेकिंग करती है तो ऐसे मामले सुनाई देते हैं, दिखाई भी देते हैं। सरकार जो कार्रवाई, अब देखो, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। आप और कोई कानून लेकर सोच लीजिए। ठीक है, यातायात के जो नियम हैं उन्हीं के अंदर आ गए, ये तो कोई और कानून देख लीजिए। आगे, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। मतलब देखो, सरकार तो जो कार्रवाई कर सकती है ठीक है, लेकिन लोग भी कोई कदम उठा सकते हैं। कैसे? उनको लग रहा है कि कोई नियम बनाया था सरकार ने और उसका पालन नहीं हो रहा, तो वो लोग भी उसका मतलब उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा तो वह न्यायालय जा सकता है, मतलब कोर्ट में। मतलब कहीं पर भी उसको ऐसा लग रहा है कि जब सभी लोगों को समान बना दिया गया, अगर किसी के साथ किसी के जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। तब न्यायालय बताएगा कि कैसे क्या कुछ करना है। अब पढ़ते हैं सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। मतलब अब देखो, सरकार को निर्णय लेने की और कानून बनाने, कानूनों का पालन करवाना, ठीक है, ये दोनों ये शक्ति हैं, तो ये सब कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। अब देखो, कोई भी सरकार फैसले ले रही है या कानून बना रही है या कानूनों का पालन करवा रही है, तो ये सारी बातें किस पे निर्भर करती है, उस देश की सरकार कैसी है इस बात पर। अब देखिए सरकार कैसी होती है। लोकतंत्र, एक होती है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार को में क्या होता है, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। मतलब जहाँ लोकतांत्रिक देश होता है ना, या लोकतंत्र होता है, वहाँ पर सरकार को ये सारे कानून बनाने, निर्णय लेने, इन सब चीज़ों की ताकत कहाँ से मिली, लोगों ने दी है। लोगों ने कैसे दी वो देखते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो अंडरलाइन कीजिए, लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही अंडरलाइन होना चाहिए। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। ठीक है, हर तरह की शक्ति लोगों के द्वारा। अब वो कैसे, तो ये आप बोल सकते हो, ऐसा चुनाव के माध्यम से
करते हैं, ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो ये 2 सेंटेंस आपके अंडरलाइन हो गए। अब आगे, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। मतलब जिन नेताओं को हम चुनते हैं वही नेता मिलकर फिर सरकार का गठन करते हैं, सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। अब सरकार जो भी निर्णय लेती है ना, या जो भी कानून बनाती है, या जो भी फैसले लिए जाते हैं, या जो भी कदम उठाती है, उस सारी चीज़ों के बारे में बताना होगा किसको, जनता को। अब सरकार कोई भी कानून पास कर देती है तो हमारा पूरा अधिकार है, हम सरकार से सवाल कर सकते हैं कि आपने ये कानून जो बनाया ये हमें बताओ, इसके बारे में अच्छे से खुल के हमारे सामने आओ और इसके बारे में बताओ, ठीक है। और सफाई देनी होती है। तो ये सारी बातें सरकार को करनी पड़ेगी। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। अंडरलाइन कर लीजिए, राजतंत्रीय सरकार, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। मतलब यहाँ सारे फैसले जो किए जाएंगे वो राजा या रानी के द्वारा किए जाएंगे। एक खास बात और है, ये जो राजा रानी है ये लोगों की पसंद से नहीं बनाए जाते। ये क्या है, जो मान लो पहले राजा था या जो शक्तिशाली है वो राजा बन गया, तो उसके बाद उसका बेटा 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 या फिर कोई और शक्तिशाली व्यक्ति आ गया वो राजा बन गया। यहाँ पर जितने भी फैसले लिए जाएंगे राजा रानी के द्वारा, उन्हें किसी को जवाब देने की, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ना जनता पूछ सकती है। अगर पूछना चाहती है ना फिर भी नहीं पूछ सकती, ठीक है, कि राजा जी आप ये कानून कर रहे हो, ये फैसला ले रहे हो तो ये क्यों है, कैसे है। आगे देखिए, राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है। उसके पास क्या होता है, एडवाइज़र होते हैं, जिनको हम कोर्टियर भी कहते हैं, राज दरबारी। उन सलाहकारों के साथ वो सलाह मशवरा करता है आगे, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। अंडरलाइन कर लीजिए, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, यहाँ उसी के लिखा हो ना, यहाँ राजा लिख दीजिए, उसी के जगह पे ऊपर पेंसिल से राजा लिख लेना, राजा के पास रहती है। तो इससे एक सेंटेंस और अंडरलाइन हो गया। यहाँ पर अब आपको राजतंत्र के बारे में पता चल गया। राजतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें राजा या रानी निर्णय और फैसले लेते हैं। उसके पास कुछ सलाहकारों का एक समूह होता है जो उसकी विभिन्न मुद्दों, जिनके साथ वो विभिन्न मसलों पर या विभिन्न बातों पर चर्चा या बातचीत करता है, ठीक है। लेकिन अंतिम फैसला जो है, फाइनल डिसीजन जो होता है, अंतिम फैसला लेने की जो शक्ति होती है वो राजा के पास ही रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। मतलब कोई भी उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता कि राजा ने जिसको फांसी चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, वही किसी को कोई सज़ा दे दी तो दे दी, या फिर कोई कानून बना दिया तो बना दिया, ठीक है। तो ये है सरकार के प्रकार। तो 2 तरह की सरकार के बारे में पढ़ा, लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर से दिए हुए, ये रीड कर लेना आप, ठीक है। एक बार लोकतांत्रिक सरकार देखिए कैसी है। लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। भारत कैसा देश है, एक लोकतंत्र। मतलब हमारे यहाँ किसी राजा वगैरह का शासन नहीं है, राजा रानी का। हमारे यहाँ सीधा लोगों द्वारा चुनी गई सरकार राज करती है, ठीक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। मतलब ये देश हमारा जो लोकतांत्रिक बना है ना, ये ऐसे नहीं बना, इसके लिए हमने लंबा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश है जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, ठीक है। आगे, लोकतंत्र के मूलभूत विचार यह है कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। मतलब इसको समझो क्या है, इसका मूल विचार क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए। लोकतंत्र में मूल विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, ठीक है। अब देखो, सरकार जो भी कानून बनाती है किसके लिए बनाती है, लोगों के लिए। जो भी फैसले लिए जाते हैं लोगों के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो फैसले ले रही है, कौन ले रही है, सरकार। लेकिन वो सरकार आई कहाँ से, किसने बनाया उस सरकार को, लोगों ने बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब मेन मामला क्या है कि जो भी
नियम वगैरह बनते हैं उसमें लोगों की भागीदारी यानी कि उनका पार्टिसिपेशन होता है और वो उसी के द्वारा खुद भी राज करते हैं। अब मोदी राज नहीं कर रहा, हम लोग राज कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में, हरियाणा सरकार में खट्टर सरकार नहीं है, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर नहीं राज कर रहा, हम लोग हरियाणा के लोग राज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आगे, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। डबल अंडरलाइन कर लीजिए, लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें हम अपना प्रतिनिधि चुनकर उन्हीं से काम करवाते हैं। अब देखो ऐसा क्यों है, हम सभी अपनी सरकार क्यों नहीं चला सकते? अब देखो इतने लोग हैं, इतने सारे लोग, क्या हर मामले में फैसले वगैरह ले सकते हैं? नहीं ना, मुश्किल काम है। तो इसलिए हम सब ने क्या बना दिया, एक एक हेड बना दिया, एक एक मॉनिटर के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में नेता बना दिया। वो नेता ही आपस में डिस्कस करके हमारे लिए सारे फैसले लेते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, अंडरलाइन कर लेना ये भी, प्रतिनिधि तंत्र लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में लिख लीजिए, साइड में आप यहाँ राइट कीजिए कहीं पर भी, अप्रत्यक्ष 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 भागीदारी, ठीक है। अप्रत्यक्ष भागीदारी यहाँ पर लिख लें कहीं पर भी साइड में, और उसको भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लिखवाया गया, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष है, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, एक तो तुम डायरेक्ट काम करते हो, जैसे आपको मान लो एप्पल खाना है, ठीक है, एक तो आप खुद एप्पल लेकर आए और काट के खा लिया, लेकिन आपने क्या किया, आपको एप्पल खाना है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने भाई या बहन उसको बोला कि मेरे लिए एक एप्पल, मुझे एक एप्पल खाना है, कृपया आप जाओ किचन में उसे काटो अच्छे से और मेरे लिए लेकर आओ। तो वो काटते हैं और लाते हैं आपके लिए, फिर आपने एप्पल खाया है, तो दोनों मामले में आपका काम एक ही, एप्पल आपने खाया है। लेकिन पहला मामला ये था कि आप सीधे रूप से किसके पास गए, एप्पल के पास, और उसको काटा और खा लिया। लेकिन दूसरे तरीका क्या है, दूसरे तरीके में भी एप्पल आपके पास पहुंचा है, लेकिन वो आपके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा, मतलब पहुंचा तो आपके पास ही है लेकिन किसी और के द्वारा, तो यानी कि वो अप्रत्यक्ष तरीका अपना लिया आपने, ठीक है। आप उस तक नहीं गए लेकिन आपने किसी और को भेजा, उससे वो काम करवाया, तो लेकिन आप जुड़े हुए हो। इसी तरह शासन होता है, हम लोग शासन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, वोट डालकर नेताओं को चुनते हैं और उन नेताओं से हमारे देश के ऊपर राज्य करवाते हैं, शासन चलवाते हैं। तो इसका मतलब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसी को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो सीधे रूप से भाग नहीं लेते। आगे, ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, मतलब जो प्रतिनिधि हमने चुने, जो नेता चुने हैं, ठीक है। आजकल कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार न दे। मतलब कोई भी देश अगर खुद को ये कहता है ना, कोई भी सरकार किसी देश की, कि हम लोकतांत्रिक हैं, तो उसके लिए एक पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि सारे वयस्क लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। चीन इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, दूसरे नंबर पे हम भारत आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सभी लोगों को वोट डालने का ढंग से अधिकार नहीं है, तो इसलिए वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर लोग राज कर रहे हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है, नहीं, ठीक है। बाकी उसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे। तो यहाँ अंडरलाइन करने वाली चीज़ है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। जिस देश में ये चीज़ है वहाँ हम लोकतांत्रिक सरकार का रूप कह सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि लोकतांत्रिक अगर आपको बनाना है ना देश, तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? पहले ये जो आज सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है, वयस्क लोगों को, अब एक वर्ग है व्यस्क, तो व्यस्क का मतलब क्या बेटा, व्यस्क का मतलब है जो 18 साल का व्यक्ति है, 18 या 18 साल से ज़्यादा उम्र का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको हमारे देश में वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है।
ठीक है, लेकिन ये आज अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले जो सरकारें होती थी, चाहे वो लोकतांत्रिक इलेक्शन वाली भी होती थी, लेकिन वो औरत और गरीब लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास संपत्ति थी, मतलब पैसे वाले और पढ़े लिखे। ठीक है, इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षित मतलब अनपढ़ों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। अब जो वोट डलवाएंगे भाई, वोट डालने का जिनके पास अधिकार होगा तो वो अपने तरीके से सरकार चलवाएंगे ना। ठीक है, अपने फायदे के लिए चलवाएंगे, वही उन्हीं के सारे फायदे उठाए, उन्हीं का फायदा चलता था। आगे, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर मतलब एकजुट होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई, मतलब गांधी जी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ किया। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, अंडरलाइन कर लीजिए 1931 यंग पत्रिका, ये एक मैगजीन हुआ करती थी 1931 में। ठीक है, उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा, ये अंडरलाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग के लिए होगा। ठीक है, जो है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये गांधी जी के विचार थे कि वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि पैसे वाला, चाहे वो भ्रष्ट आदमी हो, ठीक है, गंदा आदमी हो, लेकिन बहुत पैसा है, उसको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन जो गरीब है, सारा दिन मेहनत करता है, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ से वो बड़े ही दुखी थे। ठीक है, आगे, ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। अब साइड में एक स्टोरी है, वो हम पढ़ते हैं कि औरतों को कैसे वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। मतलब सरकार ने, दुनिया में अगर आप देखोगे ना, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जो पहले की सरकारें रही हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से शक्ति का बंटवारा लोगों के साथ नहीं किया। ठीक है, पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज महिलाओं और सभी गरीब लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है, यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीप में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसा समान अधिकार पाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए, मताधिकार क्या होता है, वोट डालने का अधिकार, महिलाओं द्वारा वोट डालने का अधिकार, मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेके 1918 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। तो इस दौरान इन महिलाओं के जो आंदोलन थे, ये जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे अपने हक की, उसको और ज़्यादा तेजी मिली, उसको मजबूती मिली। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। डबल अंडरलाइन कर लीजिए, महिला मताधिकार आंदोलन। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लिए सफरेज। अब इसका सफरेज का मतलब क्या है, देखिए, सफरेज का मतलब होता है, सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। आगे, युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, युद्ध में फिर क्या चाहिएंगे, सैनिक के रूप में
पुरुषों को घरों से मतलब गाँव से ले जाते थे, ठीक है, और उनको सेना में भर्ती करके युद्ध में भेज देते थे। घर में रहेगी महिलाएं अकेली, अब उनको अपने खेत खलिहान भी संभालने पड़ते थे। शहर के अंदर और भी काम होते थे जो पहले पुरुष करते थे, वो भी वो संभालने लगी। और जब उन्होंने उनको संभाला ना, तो इतने अच्छे तरीके से संभाला कि लोग हैरान हो गए कि वो तो ये सोचते थे कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये सारे काम तो औरतों के नहीं है, पुरुषों के हैं। लेकिन ये देखकर वो हैरान हो गए कि ये भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। आगे, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। मतलब अलग अलग तरीके अपनाते थे अपने आंदोलन के अंदर वो, कि किसी न किसी तरह लोगों के अंदर जागरूकता आए और उन्हें भी अधिकार मिले। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अंडरलाइन कर लीजिए, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। और इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद यानी कि 1928 में मिला। ठीक है, अब एक खास बात बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले तो अंग्रेज थे हमारे देश में, वो उनके हम गुलाम थे। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से, तभी से हमारे देश में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, ये नहीं था कि इन लोगों को मिल गया, इनको नहीं मिला। यानी कि हमारे देश ने सारी चीज़ों को सोच समझ के स्टार्टिंग से ही सही करके लिया है, सही करके चले हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है, जो आज कंप्लीट हो गया है। आप इसमें ये जो नीचे दिया हुआ है, भारत के पड़ोसी देश के नाम, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम, मतलब जहाँ जिस राज्य में आप रहते हो और उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो या उसके पड़ोसी जो हैं उनके नाम लिखिए। अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम लिखिए। ठीक है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, ये भी आप खुद ये आप रफ नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मैप वगैरह यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला करना है, ज़िले वाला, ज़िले के लिए आपको हरियाणा राज्य का मैप चाहिए अगर हरियाणा में है तो। और अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखना है तो क्या करेंगे आप, इंडिया का मैप ले लो जिसमें सारी स्टेट है। मान लो हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के चारों तरफ देखो कौन कौन सी दूसरी स्टेट है, वो उसकी पड़ोसी हैं। ठीक है, दूसरी बात है भारत के पड़ोसी देश, पूरा भारत का मैप ले लो और उसके आसपास जो भी देश हैं उनका नाम लिख दो, वो सारे पड़ोसी हो गए। अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाला मार्ग ढूंढिए। मतलब आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अब हम बरवाला सिटी से बिलोंग करते हैं, बरवाला सिटी होगी, सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, हिसार ज़िले के अंदर आती है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो हिसार से जो सीधा रास्ता राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाता है, देखो एक तो होती है राज्य राजधानी, राज्य राजधानी जैसे हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की है। ठीक है, सभी राज्यों की अपनी अपनी राजधानी है, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़। ठीक है, लेकिन एक होती है पूरे देश की राजधानी, उसको राष्ट्रीय राजधानी कहते हैं बेटा। और राष्ट्रीय राजधानी आई होप आप अच्छे से जानते होंगे हमारी क्या है, दिल्ली। तो जो दिल्ली है वो हमारे देश की राजधानी है। तो अब वहाँ हिसार से कौन सा रास्ता जाता है जो सीधा उधर उधर होगा, तो इसके लिए आपको रोड मैप चाहिएगा। ठीक है, आगे सारे बुक एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर है और ये चीज़ें भी हैं, इनको अब आप खुद देखो। हमें जब चैप्टर समझ में आ जाता है ना, तब आप करके देखो। देखो, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, तो ये कौन सी सरकार का है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार। देखो भारत सरकार की बात हो रही है और दूसरे देश के साथ, तो भाई दूसरे देश को संभालने का काम कौन करेगा, हमारी राष्ट्रीय सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय, कि भी बोर्ड की परीक्षा लेंगे। तो देखो ये एक फैसला किसने लिया है, पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और पश्चिम बंगाल हमारे देश का क्या है, एक राज्य है, यानी कि राज्य सरकार, इसका राज्य में टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखो, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। अब रेल का जो काम होता है बेटा, रेलवे से संबंधित जो भी है वो राष्ट्रीय सरकार का काम होता है। ठीक है, आगे, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय, कि गांव में एक सबके लिए कुआं बनाया जाए। तो ये काम तो गांव वाले करेंगे, गांव का सरपंच वगैरह करेगा, और ये स्थानीय सरकार का उदाहरण है। पटना में बच्चे के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, तो पटना शहर है, शहर के बच्चों के लिए काम किया जा रहा है, इसका मतलब स्थानीय है। जब शहर गाँव की बात हो रही हो तो स्थानीय सरकार, जब राज्य की बात हो रही हो तो राज्य सरकार, और जब देश का मामला आ जाए तो राष्ट्रीय सरकार का काम आएगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, वैसे ये कहने की बात है, ऐसा कहीं है नहीं है हमारे हरियाणा में तो। ठीक है,
लेकिन ये बोल दिया तो हरियाणा सरकार ने लिया ना, हरियाणा की सरकार ने, यानी कि राष्ट्र राज्य सरकार 1,000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय, 1,000 रुपये का नया नोट शुरू किया जाएगा। अब देखो 1,000 रुपये का नोट कहाँ चलेगा, पूरे देश में चलेगा, पूरे देश में जो चीज़ चलेगी यानी कि वो राष्ट्रीय सरकार से संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको फील कर लेंगे। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको चैप्टर के बेस पे करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।